नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा का विशेषांक बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हमारे साथ आज बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं इंडिया टुडे के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई, जो इस समय बिहार की राजनीति पटना में है, बिहार में चुनाव की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। राजदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मिलिंद, नमस्कार। तो राजदीप, करीब महीना भर पहले जब चुनाव की घोषणा हुई थी तब हमने आपसे बात की थी कि बिहार के चुनाव में क्या माहौल है, किसका पलड़ा भारी है। तो आपने भी अब 2-3 दिन बिता दिए हैं बिहार में। तो आपको क्या लग रहा है कि इस चुनाव में कौन भारी पड़ रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि ये चुनाव 2020 जैसा नहीं है। 2020 में मिलिंद, आपको याद होगा, बिल्कुल कांटे की टक्कर थी और एक माहौल था जिसमें एंटी इनकम्बेंसी भी थी, क्योंकि कोविड काल हुआ था, कई लोग परेशान थे, कुछ हद तक गुस्सा भी था। उस तरह की नाराजगी जो मैंने 5 साल पहले देखी थी वो मुझे इस समय नहीं नजर आती है। तो ऐसे समय में जरूर कई लोग मिलते हैं जो चाहते हैं बदलाव, लेकिन उस जोश से नहीं चाहते हैं कि अगर आपको सरकार बदलनी होती है बिहार जैसे राज्य में, वो जोश नजर नहीं आता जो शायद कुछ हद तक 5 साल पहले तेजस्वी के कैंपेन में भी नजर आया था और जमीन पर भी। तो मैं कुल मिलाकर कहूंगा, हालांकि मैंने 2-3 दिन ही गुजारे हैं, कि इस समय एक ऐसा माहौल है कि चलिए, ये सरकार रही है इतने साल, स्टेटस को होने दो, वही सरकार बरकरार रहे। ये कई लोगों से इस तरह के इस तरह का रिस्पांस मिलता है, खास करके महिलाओं से, जो बिहार के साइलेंट वोटर होते हैं। लेकिन जिस तरह से जीविका दीदी, जो नीतीश कुमार की का प्रोग्राम है, उसमें उनको बेनिफिट्स मिले और 10,000 रुपए परसों भी मिले थे और 7 नवंबर को भी मिले थे। इस पर हम चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि सवाल उठता है कि चुनाव हो रहे हैं और आप लोगों को पैसे बांट रहे हैं इस तरह ऑफिशियली। लेकिन कुल मिलाकर मैं कहूंगा, बिकॉज ऑफ विमेन फैक्टर और क्योंकि वो नाराजगी उतनी नजर नहीं आती जो 5 साल पहले नजर आई थी, इस समय एडवांटेज एनडीए है। लेकिन बिहार में आप जानते हैं कि लोकल फैक्टर्स भी महत्वपूर्ण रहते हैं, तो कई आरजेडी के फैक्टर कैंडिडेट्स हैं, अपनी ताकत पर जरूर आ सकते हैं, लेकिन क्या उस लेवल पर आ सकते हैं जो वो 2020 में जिस तरह से आरजेडी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हुई थी, वो कहना मुश्किल है। इस समय मैं कहूंगा कुल मिलाकर एनडीए का कैंपेन देखकर और जनता का रुख देखकर एडवांटेज एनडीए है। नहीं तो राजदीप, अभी जो आप बात कह रहे हैं कि एक तरह से एडवांटेज एनडीए है, तो मैं पिछले हफ्ते जब पटना में था तो एक बड़ा कांग्रेस के एक लीडर ने बड़ा इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा कि ये चुनाव जो है नीतीश की तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, हम लालू यादव की एंटी इनकम्बेंसी झेल रहे हैं। मतलब बीजेपी का जो भी प्रचार है, अभी भी जब भी वो कांग्रेस कुछ कहती है, महागठबंधन कुछ कहता है कि देखो अनंत सिंह पर मर्डर का आरोप लग गया, तो वो बता देते हैं कि 20 साल पहले क्या हुआ था। तो ये जो टैग है, जो जंगल राज का टैग कह लीजिए, या सिर्फ मुस्लिम यादव का कंसोलिडेशन जो होता है, क्या ये अब तेजस्वी यादव के लिए लाइबिलिटी बनता जा रहा है, या आपको लगता है कि इस बार वो और जो धड़े हैं समाज के उनको जोड़ पाएंगे? देखिए, एक एक व्यक्ति ने अच्छी बात कही कि एनडीए की मजबूरी है, लालू यादव जरूरी है। एनडीए की मजबूरी है, लालू यादव जरूरी है। कि जब भी बात करो उनसे, वो तुरंत चले जाते हैं 90 के दशक में। 90 के दशक में क्या होता था, आज की बात नहीं करते हैं, तब की बात करते हैं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि अभी भी एक तरह से जैसे आपने कहा, लालू यादव डबल एज है। तेजस्वी को उनकी एक पूंजी उन्होंने दी है कि 31% जो मुस्लिम यादव वोट है वो अभी भी मुझे लगता है बरकरार बिल्कुल है। पिछली बार जिस तरह से ओवैसी ने उस वोट में सेंध डाली थी, ये इस बार नजर नहीं आएगा। मुस्लिम और यादव वोट बिल्कुल बरकरार तेजस्वी और इंडिया अलायंस के साथ है। लेकिन वहीं, क्योंकि लालू राज में ये छाप बन गया कि जंगल राज है, 20 साल बाद भी बीजेपी आपको बताएगी कि तब क्या हुआ। आज की बात नहीं करेंगे। मैंने अभी एक बीजेपी नेता से, सॉरी, जेडीयू नेता संजय झा से बात की कि अनंत सिंह वो क्या बाहुबली नहीं है, उनके खिलाफ आपने क्यों एक्शन, उनको क्यों टिकट दी? तो उसका सीधा जवाब नहीं देते। उनको कहते नहीं, आपको याद नहीं है कि क्या हो रहा था जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे, कितने बाहुबली थे। तो देखिए, ये जो सवाल है ना,
कि जो आपने भाई बहुत ही सही कहा कि अभी भी तेजस्वी यादव को यह बात भुगतनी पड़ती है कि जंगल राज पर सवाल पूछा जाता है, जबकि तेजस्वी यादव खुद चाहते हैं कि मैं बिहार बिहार का भविष्य हूं, लेकिन आरजेडी को उनकी जो पास्ट रिकॉर्ड है उस पर बीजेपी जेडीयू घेरने की कोशिश कर रही है। और कुछ हद तक आपने पिछले भी चुनावों में देखा है, और ये भी महिलाओं में खास करके होता है कि ये जो डर का वातावरण करते हैं, आज भी प्रधानमंत्री ने कहा जिस तरह से, उसमें कुछ हद तक एनडीए जरूर सफल हुई है, पहले भी और अब भी। ये तो राजदीप, इस बार जो महागठबंधन का जो सोशल बेस है वो एक्सपैंड हुआ एक तरह से, क्योंकि वीआईपी पार्टी जो मल्ला वोट है वो भी इस बार, मतलब वो पार्टी भी उनके अलायंस में पिछली बार वो अंतिम समय पर एनडीए में चले गए थे। कांग्रेस ने भी दलितों के बीच में काम किया है, उनके जो पार्टी के अध्यक्ष बनाए हैं राजेश राम, वो भी रविदासी समाज से आते हैं। तो दलितों का वोट क्या आएगा, क्योंकि उधर पासवान वोट है, मुसहर वोट है एनडीए के पास में, और कांग्रेस को अगर ये मिलता है तो क्या एडिशन होते हुए, मतलब ये सोशल बेस महागठबंधन का आप एक्सपैंड होते हुए देख रहे हैं या जस का तस रहेगा? देखिए, दो बातें। एक तो 2020 में दोनों पार्टियों को लगभग 37-37% वोट था, लेकिन तब एनडीए के साथ चिराग पासवान नहीं थे, उपेंद्र कुशवाहा उस चुनाव में नहीं थे, वो तो महागठबंधन के साथ थे। 5 साल बाद क्या हुआ, स्थिति बदल गई है। वीआईपी के जो मुकेश सहनी थे वो अब महागठबंधन में आ गए। 3-4% जो मल्ला वोट है उसको जरूर मुझे लगता है महागठबंधन को उसका फायदा होगा, खास करके जब से अनाउंसमेंट हुई कि मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री होंगे, इसका फायदा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तेजस्वी यादव ने कोशिश की है कि 142 या 142 सीटों में से केवल 68 सीटें यादव, 50, 18 मुसलमान, यानी बाकी जो सीटें हैं कुशवाहा समाज को दिए, अन्य समाजों को दिए। कोशिश जरूर की है कि बेस एक्सपैंड हो, लेकिन एनडीए का भी बेस एक्सपैंड हुआ है। चिराग पासवान के आने से उनका भी बेस एक्सपैंड हुआ है, और जो भी ये चुनाव जीतेगा इस बार उनको कम से कम 40% प्लस मिलना पड़ेगा। पिछले बार आपको 37% से आप चुनाव जीत पाए, इस बार आपको 40% क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये जो चुनौती एक तरह से है, ये तेजस्वी यादव के सामने थोड़ी ज्यादा है कि कहां से वो एक्स्ट्रा वोट आएगा। हाँ, जरूर मुझे लगता है, ना केवल मुकेश सहनी, आईपी गुप्ता, उनकी जो इनका जो समाज है 1%, 1.5%, उसका भी उनको फायदा हो सकता है। दलित वोट जो है, क्या कांग्रेस वाकई अपनी तरफ कर पाएगी जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश में लोकसभा में किया था? ये मुझे लगता है बहुत मुश्किल है कांग्रेस को। मैं कांग्रेस को जमीन पर देखता ही नहीं हूं उस तरह से मजबूत संगठन, जिसकी वजह से मुझे लगता है वो वोट जो स्वाभाविक तरह से एक जमाने में कांग्रेस के पास आता था, वो धीरे धीरे अब बीजेपी के पास गया है। बीजेपी ने बूथ लेवल पर मैनेजमेंट जो की है, और ये जो कैश वेलफेयर है, देखिए शुरुआत में भी मैंने कहा था मिलिंद, ये जो पैसे पैसे बांटे जा रहे हैं, क्या ये मॉडल कोड का उल्लंघन है? ये ईसी ने बताना चाहिए देश को, नहीं तो यही चलेगा कि चुनाव के टाइम पर भी आप पैसे दे रहे हैं। इसका बहुत फायदा मुझे लगता है एनडीए को होगा, फिर वो पेंशन स्कीम हो, जीविका दीदी हो, जब आप पैसे लोगों के पॉकेट में डालते हैं छठ के समय पर, दिवाली के समय पर, उसका काफी फायदा मुझे लगता है आज की तारीख में एनडीए को होगा। तो एक तरफ तो जातीय समीकरण है, दूसरी तरफ कैश बेनिफिट्स, और ये जेंडर का जो फैक्टर है, महिला फैक्टर है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नहीं तो राजदीप, जो कांग्रेस की चूंकि आप बात कर रहे थे, तो पिछली बार भी आपको याद होगा कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सबसे खराब था। वो जी 70 सीटों पे लड़के उन्होंने सिर्फ 20 सीटें जीती थी। जी। तो क्या कांग्रेस इस बार बेहतर कर पाएगी या कांग्रेस वापस इस बार पीछे रह जाएगी? देखिए, कांग्रेस ने इस बार थोड़ी जो जो मेरी जाने थोड़े सूझबूझकर टिकटे बांटने की कोशिश की। हालांकि कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने टिकट बेची है, लेकिन कई जो कांग्रेस के लोकल लेवल नेता हैं उनसे जब बात होती है, वो कहते हैं देखिए इस बार कम से कम हमने कोशिश की है कि हमें हमें ऐसी सीटें मिले जहां हमें चांसेस है जीतने के। लास्ट टाइम हमें जो भी मिला हमने ले लिया, बगैर ये पूछे कि वो सीट में हम जीत सकते हैं हार सकते हैं। तो कांग्रेस को ने कोशिश की है कि अच्छी सीटें आई, लेकिन ये सब बात अलग है। आपका जब तक संगठन मजबूत नहीं हो, आप केवल लोकल कैंडिडेट पर रिलाई करते हैं, उनकी जो क्या रिसोर्सेज है, उनके पास क्या साधन है, उनका क्या लोकल कनेक्ट है। बीजेपी के पास इतने स्ट्रांग लोकल कैंडिडेट नहीं है, लेकिन उनके पास साधन है।
उनके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसका उनको फायदा हो रहा है। कांग्रेस इस बार भी मुझे लगता है हो सकता है कमजोर कड़ी एक बार फिर पड़े। तो सबसे आखिर में राजदीप, जो प्रशांत किशोर की बात हो रही है चुनाव में, चर्चा तो बहुत हो रही है, आप लोगों से ही बात करेंगे, युवाओं से, तो जी प्रशांत किशोर की बात हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर कैसे परफॉर्म करेंगे इस चुनाव में? देखिए, मुझे लगता है मिलिंद, प्रशांत किशोर जरूर लोग बात कर रहे हैं। आज मैं एक महिला डॉक्टर को मिला पटना में, शहर में, 42 साल के उम्र की। उन्होंने कहा मेरे पति जो है जेडीयू के साथ है, लेकिन मैं जरूर प्रशांत किशोर को दूंगी वोट, क्योंकि मैं बदलाव चाहती हूँ, नयापन चाहती हूँ। तो वो जो नयापन है, वो जो वोटर है वो प्रशांत किशोर की तरफ आकर्षित हो रहा है, लेकिन इतनी तादाद में नहीं कि प्रशांत किशोर चुनाव किसी का बिगाड़ पाएंगे। इस समय कुछ कंस्टिट्यूंसीज में जरूर बिगाड़ पाएंगे। जिस इलाके में 10% से ज्यादा उनको वोट मिलते हैं जरूर बिगाड़ पाएंगे, लेकिन पूरे बिहार में नहीं। देखिए, प्रशांत किशोर ने, मुझे लगता है एक फैक्टर है, जब से वो खुद चुनाव नहीं लड़े, उनका जो वोटर है वो सोच रहा है क्या प्रशांत किशोर वाकई तेजस्वी या नीतीश जी को चुनौती देना चाहते हैं, या क्यों चुनाव नहीं लड़े, ये भी कई प्रशांत वोटर के जो प्रशंसक है पूछ रहे हैं। तो प्रशांत किशोर का वोटर कौन है? वो जो नया वोटर है 22, 18 और 29 उम्र का, जो बिहार में करीब 22% का है, वो किसका वोटर था पिछले बार? तेजस्वी का बहुत था। तो जो युवा है वो कहां से, प्रशांत किशोर को जो युवा वोटर आ रहा है वो पिछले बार तेजस्वी के साथ था। तो कई कुछ इलाकों में प्रशांत किशोर एनडीए को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जहां जातीय समीकरण पर वोटिंग होगी, लेकिन जो युवा एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट जो पूरी तरह से तेजस्वी की तरफ जा रहा था 5 साल पहले, उसमें प्रशांत किशोर जरूर वोट काट सकते हैं, लेकिन इतना भी परसेंट वोट नहीं मिलेगा कि हम कह सकते हैं कि ये फुल सक्सेस। मुझे लगता है प्रशांत किशोर अगर अगले 5 साल रहे जमीन पर, जो वो कह रहे हैं वो रहेंगे, तो जरूर 2029 में प्रशांत किशोर कैन बिकम अ फैक्टर। बहुत बहुत धन्यवाद राजदीप इस बातचीत के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे राजदीप सरदेसाई, जिन्होंने कि बताया कि बिहार के चुनाव में क्या हो रहा है उनकी नज़र में। एनडीए को एक बढ़त दिख रही है, खास करके महिला वोटरों के कारण। तेजस्वी यादव ने अपना एक और एक और जी। चीज मैं कहूं, केवल महिला नहीं, देखिए नीतीश कुमार का ये शायद आखिरी चुनाव है मिलिंद। और कभी कभी है ना, हमारे देश में मैंने वोटर्स को देखा है, भावनाओं पर भी आ जाते हैं। तो जो गुडविल फैक्टर है, 20 साल रहे हैं, उन्होंने कुछ तो कोशिश की है, इसके लिए एक गुडविल है। जो 2020 में क्या हुआ, नीतीश का जो कैंडिडेट था उसके सामने एक तरह से साजिश की तरह चिराग पासवान के कैंडिडेट्स को रखा गया और नीतीश कमजोर हुए। इस बार नीतीश कुमार ठीक ठाक कर सकते हैं, और भाजपा के कुछ कुछ कैंडिडेट्स हैं, उनके सामने चुनौती है कि वो नीतीश का नीतीश जरूरी है इस बार भाजपा के लिए, जो 5 साल पहले नहीं था। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। 5 साल पहले बीजेपी ने तय किया कि हम नीतीश को कमजोर करेंगे एक तरह से। इस बार मुझे लगता है भाजपा को नीतीश जी की जरूरत है, नरेंद्र मोदी की भी जरूरत है, लेकिन नीतीश जी की खासकर जमीन पर जरूरत है उनको। बहुत बहुत धन्यवाद राजदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राजदीप सरदेसाई हमारे साथ जुड़े थे पटना से, वहां पर वो बिहार में घूम रहे हैं। उनकी राय ये है कि अभी एडवांटेज एनडीए को दिख रहा है। नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव होने के कारण भी वोटरों में कहीं ना कहीं सहानुभूति है। तेजस्वी यादव अभी भी जो लाइबिलिटी बनी हुई है उनके लिए, जंगल राज का वादा जो जो बार बार उछाला जा रहा है मुद्दा, वो उनके लिए एक तरह से एक लाइबिलिटी बना हुआ है। वहीं प्रशांत किशोर ने कहीं ना कहीं गलती कर दी है चुनाव नहीं लड़ने का फैसला करके। बहरहाल अभी भी चुनाव में वक्त बाकी है। 6 नवंबर को यानी गुरुवार को मतदान होना है और 11 नवंबर को मतदान होना है, और नतीजे आना है 14 नवंबर तक। साप्ताहिक सभा का ये अंक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।